हाँ, इसका इल्म सिवाय डॉक्टर फ्रांक और मेरे किसी तीसरे फर्द को नहीं है। लेकिन अब तुम वो तीसरे आदमी हो जिसे मैंने बताया है। मादाम ने कहा तो मारोन के होंठ भींच गए। फिर मादाम आपकी लेबोरेटरियां शदीद खतरे में पड़ सकती है। बदरूहों का जिक्र बुजारी से सुनते ही इमरान का जहन लाजमन उस तरफ जाएगा कि यहाँ कोई खास वजह है जिसकी बिना पर हम मकामी आदमियों को वहां जाने से रोकना चाहते हैं। अब ये बात तय समझिए कि वो उस रास्ते पर ही सफर करेगा, और अगर उसने ये मालूम कर लिया कि लेबोरेटरियों तक जाने का यही रास्ता है तो वो कैंप में आने की बजाय बराह रास्त लेबोरेटरियों पर हमला करने से भी दुरेग न करेगा, क्योंकि उसका मकसद वो फाइल हासिल करना है, सिर्फ तंजीम का खात्मा नहीं है। मारून ने इंतहाई बाएतमाद लहजे में बात करते हुए कहा, और मादाम के चेहरे पर तशवीश के आसार फैलते चले गए। ओ, अगर ऐसा हुआ तो ये तो हमारे लिए बेहद नुकसानदा बात है। इसका मतलब है हमें वहां बाकायदा चेक पोस्ट हटानी चाहिए। मादाम सुजैन ने तशवीश भरे लहजे में कहा, इस तरह तो उसे यकीन हो जाएगा कि इस मब्द में वाकई कोई राज है। आप ऐसा इंतजाम करें कि वो चाहे मब्द की भरपूर तलाशी क्यों न ले ले, वो उसे आम सा ही मब्द समझे। इस तरह वो खुद ही आगे बढ़ जाएगा। मारून ने कहा, ओ, ये तुम्हारी बात भी दुरुस्त है, लेकिन पहले ये तो तय हो जाए कि क्या वाकई वो उसी रास्ते पर जा भी रहा है या नहीं। मादाम ने कहा, अभी लामिर सेंटर से रिपोर्ट मिल जाएगी। अगर वो जीपे वहां छोड़कर गए हैं तो फिर ये बात तय है कि वो उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, और अगर जीपे साथ ले गए हैं तो फिर वो दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। मारून ने जवाब दिया, ये भी तो हो सकता है कि वो जीपे सेंटर से निकालकर जंगल में किसी जगह खड़ी कर दे। मादाम ने कहा, बिल्कुल मादाम, अब आप सही अंदाज में सोच रही हैं। मारून ने कहा, और मादाम का चेहरा चमक उठा। उसी लम्हे ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज सुनाई दी, और मादाम और मारून दोनों चौंक पड़े। मादाम ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, सोजो कॉलिंग ओवर, सोजो की आवाज सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है सोजो? ओवर, सुजैन ने इश्तियाक आमेज लहजे में पूछा। मादाम, लामिर सेंटर में लामिर समेत सब अफराद हलाक कर दिए गए हैं, और जिन लोगों को सरदार लालबा ने वहां पहुंचाया था वो वहां मौजूद नहीं है। अलबत्ता उनकी जीपें इहाते में खड़ी हुई है और उनका सामान भी मौजूद नहीं है। ओवर, सोजो ने रिपोर्ट देते हुए कहा। ठीक है, ओवर एंड ऑल, मादाम ने कहा, और उसके साथ ही ट्रांसमीटर ऑफ करके एक तफील सांस लिया। तुम्हारा तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ है मारून, और अब मैं तुम पर मुकम्मल एतमाद कर सकती हूँ। ये लोग वाकई सियाह मब्द वाले रास्ते से गुजरकर पहाड़ियों तक जाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उस रास्ते पर हमला करके उनका खात्मा नहीं कर सकते? जब हमें उनके रास्ते का इल्म हो गया है तो फिर उन्हें आगे ही क्यों बढ़ने दिया जाए? मादाम ने कहा। मादाम, आपको मालूम है कि इसी रास्ते के बाएं तरफ से हमारे जंगल की सरहद शुरू हो जाती है, और वहां हमने ऑफ रेस का पूरा सर्किट कायम किया हुआ है, और इस रास्ते पर हमला करने का मतलब है कि ऑफ रेस के उस सर्किट को मुकम्मल तौर पर पहले ऑफ किया जाए, फिर उन पर हमला किया जाए। नतीजा क्या होगा कि अगर ये हमले से बच गए तो आसानी से जंगल में दाखिल होकर सीधे हमारे कैंप तक पहुंच जाएंगे। इसलिए मेरी तजवीज़ यही है कि उन्हें उस रास्ते पर न छेड़ा जाए, और सिर्फ सिया मद में मौजूद सिस्टम को मुकम्मल तौर पर ऑफ कर दिया जाए। उनको खत्म करने का बेहतरीन मौका हमें उस वक्त मिलेगा जब ये पहाड़ियां क्रॉस करके कैंप की तरफ बढ़ने के लिए निकलेंगे। उनके जहन में यही ख्याल होगा कि हमें उनकी आमद का इल्म ही नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह मुतमईन होंगे, जबकि वो जगह ही ऐसी है कि वहां हम इंतहाई कामयाबी से और आसानी से उनका कत्ल आम भी कर सकते हैं। फिर ये ना वापस दौड़ सकेंगे और ना आगे बढ़ सकेंगे। मारून ने नक्शा देखते हुए कहा, ठीक है, अब ये इंतजाम तुमने करने हैं। आज से मैं तुम्हें अपना नंबर 2 मुकर्रर कर देती हूँ, मादाम ने कहा, और हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का बटन दबा दिया। हेलो हेलो, सुजैन कॉलिंग ओवर। मादाम ने बार बार कॉल देनी शुरू कर दी। यस मादाम, सोजो अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर में से सोजो की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। सोजो, पूरे कैंप में मेरा नया ऑर्डर पहुंचा दो कि मैंने एक्शन ग्रुप के चीफ मारून को अपना नंबर 2 मुकर्रर कर दिया है। अब मारून का हुक्म ही मेरा हुक्म समझा जाएगा। ओवर, मादाम ने सख्त लहजे में कहा। यस मादाम, हुक्म की तामील होगी। ओवर, दूसरी तरफ से सोजो ने जवाब देते हुए कहा, और मादाम ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया, और फिर तेजी से उस पर नई फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद ट्रांसमीटर ऑन करते हुए कहा, हेलो हेलो, सुजैन कॉलिंग, डॉक्टर फ्रांक, ओवर। मादाम ने नई फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद ट्रांसमीटर को ऑन करते हुए कहा, यस, डॉक्टर फ्रांक अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। डॉक्टर फ्रांक, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की टीम जीरो फाइल को वापस हासिल करने के लिए यहाँ बोरोजोन में पहुंच चुकी है। फिलहाल वो सिया मब्द वाले रास्ते से गुजरकर कैंप के उगबी पहाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। चूंकि सिया मब्द वाले रास्ते की साइड पर हमने ऑफ रेस सर्किट कायम किया हुआ है, इसलिए अगर हमने
उन पर उस रास्ते पर हमला किया तो ऑपरेट सर्किट को खत्म करना पड़ेगा, जिससे बेहद नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मैंने और मेरे नंबर 2 और एक्शन ग्रुप के चीफ मारून ने यह तय किया है कि हम उनका खात्मा पहाड़ियों के करीब करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि सियाम अब लिबर्टियों का मखसूस रास्ता है, इसलिए अगर इस टीम को उस रास्ते का इल्म हो गया तो वो हमारे कैंप में आने की बजाय बराह रास्त आपके सर पर भी पहुंच सकती है। इसलिए आप फौरी तौर पर उस रास्ते को ऑफ कर दे ताकि उन्हें सियाम अब वाले खुसूसी रास्ते का किसी तरह भी मालूम ना हो सके और वो उसको आम सा मत समझकर आगे गुजर जाए। ओवर, मादाम ने कहा। ये तो तुमने बहुत तशवीशनाक खबर सुनाई है मादाम, ये लोग कैसे यहाँ तक पहुँच गए? ओवर। दूसरी तरफ से डॉक्टर फ्रांक ने घबराए हुए लहजे में कहा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है डॉक्टर, वो हमसे किसी सूरत भी बचकर नहीं जा सकते। आप भी सियामत वाला रास्ता मुकम्मल तौर पर ऑफ कर दे और बेफिक्र हो जाए। ओवर, मादाम ने कहा। ठीक है, जैसे तुम कहो। बहरहाल बैरूनी हालात को तुम बेहतर समझ सकती हो। ओवर। दूसरी तरफ से डॉक्टर ने कहा और मादाम ने मुस्कुराते हुए ओवर एंड ऑल कहा और उसके साथ ही ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। साहब जी, यहाँ से आगे सियामत की बदरूहें मौजूद रहती हैं। चलते चलते अचानक बोजारी ने टटक कर रुकते हुए कहा और उसके रुकते ही उसके साथ चलता हुआ इमरान और उसके उकब में चलते हुए बाकी साथी भी रुक गए। क्या कोई खास निशानी है इन बदरूहों की सरहद की? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो लामिर सेंटर से पैदल चलते हुए सियामत वाले रास्ते से गुजरकर सुजैन के कैंप के उगबी पहाड़ियों की तरफ जा रहे थे। उन्हें इस रास्ते पर सफर करते हुए सारा दिन गुजर गया था और सिवाय आम से वाकयात के कोई खास वाकया पेश न आया था। जंगल चूंकि खासा घना था, इसलिए दिन के वक्त भी खासा अंधेरा सा था, लेकिन बहरहाल इस कदर रोशनी जरूर थी कि वो बगैर मसनूई रोशनी का सहारा लिए बगैर आसानी से आगे बढ़े चले जा रहे थे। लेकिन अब शाम होने वाली थी, इसलिए अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा था। गो उन सब ने हाथों में ताकतवर टॉर्चें थामी रखी थी, लेकिन अभी उन्हें ऑन करने की जरूरत न पड़ी थी। जी हाँ, देखिए ये इंसानी खोपड़ी। बोजारी ने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च को रोशन करके उसकी रोशनी एक घने दरख्त की शाखों पर डालते हुए कहा, जिस पर वाकई एक सूखी हुई इंसानी खोपड़ी टंगी हुई थी। ये खोपड़ी किसने लटकाई है यहाँ? इमरान ने पूछा। बोरो कबीले के बड़े बूढ़ों ने। ये वो आदमी था जो यहाँ बदरूहों का शिकार हुआ था, इसलिए उससे पहले कोई खोपड़ी मौजूद नहीं है। बोजारी ने तफसील बताते हुए कहा। ये बदरूहें किस तरह हमला करती है? इमरान ने कुछ सोचते हुए पूछा। ये तो मालूम नहीं है, बस आदमी मुर्दा पड़े हुए मिलते हैं, उनके जिस्म पर जख्मों का कोई निशान नहीं होता। बोजारी ने कहा। जोसेफ। इमरान ने अचानक मुड़कर पीछे जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस। जोसेफ ने चौंक कर आगे बढ़ते हुए कहा। क्या बात है, तुम खामोश हो? क्या जंगल पसंद नहीं आया? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस, ये जंगल नहीं है, दरख्तों का आम सा जखीरा है। ना यहाँ दहाड़ते हुए शेर हैं, ना हमला करने वाले चीते, ना दरख्तों पर लटकते हुए खौफनाक जहरीले नाग और न झाड़ियों में से अचानक हमला करने वाली देवहकल छिपकलियां। बस छोटे मोटे जानवर इधर उधर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए ये जंगल नहीं है। जोसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। लेकिन यहाँ बदरूहें तो हैं, क्या तुम्हें उनकी आवाजें नहीं सुनाई दे रही हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। बदरूहें और यहाँ? बॉस, यहाँ कोई बदरू नहीं है, बस हम नेक रूहें मौजूद हैं, वरना बदरूहें की आवाजें तो मुझे मीलों दूर से सुनाई दे जाती। काशी कबीले का विच डॉक्टर बदरूहों से गुफ्तगू के लिए हमेशा मुझे साथ ले जाता था। जोसेफ ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। ओके, और फिर चले, इमरान ने बड़े ही मुतमईन लहजे में कहा और आगे बढ़ने लगा। यहाँ बदरूहें हैं, सैकड़ों आदमी इन बदरूहों ने मार डाले हैं। बोजारी ने गुस्सेले लहजे में कहा। मार डाले होंगे, लेकिन अगर जोसेफ कह रहा है कि बदरूहें नहीं है, तो फिर वाकई यहाँ बदरूहें नहीं है, क्योंकि इस मामले में जोसेफ की हिस्सियात बदरूहों का बैरोमीटर है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और इत्मीनान से आगे बढ़ गया। जोसेफ की बात कोई अथॉरिटी तो नहीं, हमें बहरहाल चौकन्ना रहना चाहिए। जूलिया ने जुबान खोलते हुए कहा। तुम्हें चौकन्ना तो क्या, दो कन्ना रहने की भी जरूरत नहीं जूलिया, क्योंकि बदरूहें सफेद रंग की खातून को देखते ही नेक बन जाती हैं, इमरान ने कहा और जूलिया ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। बोजारी के चेहरे पर अलबत्ता हल्के से खौफ के तासुरात मौजूद थे, लेकिन इमरान और उसके साथी इत्मीनान से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। मेरा ख्याल है इमरान साहब, ये लोग इस सियामत को किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अचानक सफदर ने कहा। जोसेफ ने जिस तरह बदरूहों के वजूद से इनकार किया है, उसके बाद ये सोचा जा सकता है, क्योंकि बोजारी भी गलत नहीं कह रहा और दरख्त पर लटकी हुई इंसानी खोपड़ी उसकी बात की तायद भी कर रही है। इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। इसलिए हमें यूं मुतमईन होकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हम उनके किसी भी पुरइसरार हरबे का अचानक शिकार हो सकते हैं, सफदर ने कहा।
जब हरबे को खुद ही पुरस्कार कह रहे हो तो फिर उससे बचाव के लिए तो मुझे पहले किसी प्रोफेसर की खिदमत हासिल करनी पड़ेगी। वो हकीम और हिकमत वाला प्रोफेसर नहीं, वो जो पुरस्कार शब्द दिखाता है और जिसकी शक्ल बिल्कुल तनवीर से मिलती है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम मेरे मुतालिक क्या बात कर रहे हो? पीछे कोई दूर चलते हुए तनवीर ने चौंक कर पूछा। वो शायद इमरान का पूरा फिक्रा ना सुन सका था। ये सफदर कह रहा है कि प्रोफेसर तनवीर बदरूहों का शिकारी है। मैंने कहा भी है इसे कि तनवीर बेचारे से एक नेक रूह तो काबू में नहीं आ रही, वो बदरूहों को कैसे शिकार कर सकता है? मगर इमरान ने ऊंची आवाज में मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही उसने कन अखियों से इस तरह जूलिया की तरफ देखा कि सब समझ गए कि नेक रूह के अल्फाज इमरान ने जूलिया के मुतालिक ही इस्तेमाल किए हैं और सबके चेहरों पर बेख्तियार मुस्कुराहट रेंगने लगी। क्या बकवास कर रहे हो प्रोफेसर और रूहे, क्या कह रहे हो तुम? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। साहब जी वो देखिए सिया मब्द, अचानक पुजारी ने कहा और सब चौंक कर उस तरफ देखने लगे जिधर पुजारी इशारा कर रहा था। और वाकई कुछ दूर दरख्तों के दरमियान एक मब्द नुमा कदीम इमारत नजर आ रही थी। उसका टूटा फूटा कलश बहरहाल मौजूद था और दूर से साफ नजर आ रहा था। इमारत तो काफी बड़ी थी लेकिन वो बुरी तरह टूटी फूटी और इंतहाई खस्ता नजर आ रही थी। पुजारी के चेहरे पर अब शदीद खौफ के तासुरात नुमाया हो गए थे। है तो टूटी फूटी, बहरहाल रात गुजारने के लिए महफूज जगह है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं, ये इंतहाई खतरनाक जगह है। न जाने अब तक बदरूहों ने हम पर हमला क्यों नहीं किया, मगर यहाँ रात नहीं गुजारी जा सकती वरना हम सब हलाक हो जाएंगे, पुजारी ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। इतने खौफजदा होने की जरूरत नहीं है पुजारी, फिक्र न करो। जब प्रोफेसर तनवीर साथ हो तो बदरूहें मुंह छुपाकर भाग जाती हैं, बेचारियों को अपने आप से शर्म आने लग जाती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने फिर बकवास शुरू कर दी, तनवीर ने गुस्सेले लहजे में कहा। अरे अरे तुम्हारी तारीफ करना भी क्या बकवास के जुमरे में आता है? फिर तो जूलिया हर वक्त यही काम करती रहती है, तुम्हारी तारीफें कर करके इसने मेरे कान खा डाले हैं, इसलिए तो मैं इसे नस्ल आदमखोर, मेरा मतलब है कानखोर कहता हूँ, इमरान ने फौरन ही जवाब देते हुए कहा। मैं गलत तारीफ तो नहीं करती, जूलिया ने शायद जानबूझकर सिर्फ इमरान को चिढ़ाने के लिए कहा तो तनवीर का चेहरा यकलक खिल उठा। उसका पहला हुआ सीना 2-3 इंच और फैल गया। अरे मैं इस काबिल कहा मिस जूलिया, तनवीर ने इनकसारी का सहारा लेते हुए कहा। इस काबिल होते तो इस तरह ना आहे भरते फिरते, इमरान ने कहा और दूसरे लम्हे सफदर और दूसरे साथी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। जूलिया भी हंस पड़ी थी जबकि तनवीर इस चोट पर बेख्तियार खिसियाकर रह गया था। ये बदरूहें हमला क्यों नहीं कर रही हैं? अब तक तो उन्होंने कयामत ढा देनी थी, पुजारी ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन वो सिया मब्द तक पहुंच भी गए और उन पर कोई हमला भी ना हुआ। इमरान ने टॉर्च चलाई और फिर उस मब्द के अंदर दाखिल हो गया। जोसेफ और दूसरे साथी भी उसके पीछे अंदर आ गए, जबकि पुजारी के चेहरे पर हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात मौजूद थे। लेकिन बहरहाल वो भी उनके पीछे अंदर आ गया। इमारत में 10-12 छोटे बड़े कमरे थे जो एक दायरे की सूरत में बने हुए थे और दरमियान में खुली जगह थी। उस खुली जगह में एक तालाब भी दिखाई दे रहा था, लेकिन तालाब सूखा पड़ा था। हर तरफ झाड़ियां और झाड़ झनकार लगा हुआ था। कमरों के अंदर भी चमगादड़े और दूसरे हशरातुल अर्ज की कसरत थी। यूं लगता था जैसे सदियों से इस इमारत के अंदर कोई दाखिल ना हुआ। सारे कमरे घूमने के बाद इमरान ने एक कोने को साफ करने का हुक्म दिया और उसके साथ ही उसने रात उसी कमरे में गुजारने का ऐलान भी कर दिया। चुनांचे थोड़ी देर बाद जोसेफ और जवाना ने दूसरे साथियों से मिलकर उस कमरे को अच्छी तरह साफ कर दिया और फिर वो सब उस कमरे में अपना सामान रखकर लेट गए। पुजारी की हालत अजीब सी थी, ना ही वो अकेला बाहर जाने के लिए तैयार था और ना उनके साथ अंदर रहने के लिए। वो बैठा जरूर था, लेकिन उसका अंदाज ऐसा था जैसे अभी किसी तरफ से खटका होते ही वो यकलक उठकर बाहर की तरफ दौड़ पड़ेगा। इमरान का सामान तो कमरे में मौजूद था, लेकिन वो कमरे में मौजूद न था। ये इमरान कहाँ चला गया है? अचानक जूलिया ने कहा। वो बदरूहों को तलाश करने गया होगा, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, इमरान अंदर दाखिल हुआ। मैं वाकई बदरूहों को तलाश करने गया था, क्योंकि पुजारी भी गलत नहीं कह रहा है और हम पर अभी तक बकौल सफदर किसी पुरअसरार हरबे का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि चलो खुद जाकर उन्हें तलाश करूं। लेकिन या तो बदरूहें यहाँ से नकल मकानी कर गई हैं या फिर बेचारी बूढ़ी होकर अब हिलने जुलने से माजूर हो चुकी हैं, इमरान ने कहा और सब बेख्तियार हंस पड़े। इमरान एक खाली जगह पर बैठ गया था। उसने दीवार से पुष्ट लगाई और फिर आंखें बंद कर ली। क्या हुआ? क्या मुराकबा करने का प्रोग्राम है आपका? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। जब मुराकबे के बगैर ही नेक रूह नजर आती हो तो मुराकबे की क्या जरूरत है? इमरान ने आंखें बंद किए किए जवाब दिया और सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। बॉस,
यहाँ से तीसरे कमरे में मुझे अल्नास गैस की हल्की सी बू आ रही है। उसी लम्हे टाइगर ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा और उसकी बात सुनकर सब साथी चौंक पड़े, मगर इमरान की आंखें बदस्तूर बंद थी। ऐसी बू सेलेन की वजह से भी पैदा हो जाती है, इमरान ने जवाब दिया। मगर बॉस, सेलेन सिर्फ बंद जगह पर होती है, जबकि इस कमरे का तो दरवाजा ही नहीं है और ना ही इससे आगे कोई कमरा है, आगे तो खुली जगह है, टाइगर ने कहा। तो इमरान बेख्तियार चौंक कर सीधा हो गया। ओ, वाकई इस पॉइंट पर तो मैंने गौर नहीं किया। आओ एक बार फिर इसे चेक कर ले, इमरान ने उठते हुए कहा। हम भी आए, सफदर ने कहा। अरे नहीं, फिर तो बू तेज हो जाएगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से कमरे से बाहर निकल आया। लेकिन सफदर, कैप्टन शकील और जूलिया उठकर उसके पीछे बाहर आ गए। इमरान ने उस छोटे से कमरे में दाखिल होकर इस तरह जोर जोर से सांस लेने शुरू कर दिए जैसे किसी बू को खास तौर पर सूंघने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, वाकई ये अल्नास की ही बू है। इसका मतलब है कि यहाँ किसी दीवार के पीछे या जमीन के अंदर अल्नास ऑपरेट्स मौजूद है, इमरान ने कहा। ये अल्नास ऑपरेट्स क्या होता है, जूलिया ने पूछा। लेकिन इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, अचानक दूर से खौफनाक धमाके की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही इंसानी चीखें भी सुनाई दी। तो वो तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर की तरफ भागे। बाहर गर्द का एक बादल सा हर तरफ फैला हुआ था और फिर ये देखकर उनकी आंखें खौफ से फैलती चली गई कि जिस कमरे में उनके बाकी साथी मौजूद थे वो ढेर हो चुका था। शायद उसकी छत गिर गई थी, हर तरफ गर्द ही गर्द थी। ओ, हमारे साथी, जूलिया ने चीखते हुए कहा और वो सब बिजली की सी तेजी से मलबे की तरफ लपके। मगर करीब जाकर उनकी हैरत की इंतहा न रही कि कमरे की छत वैसे ही मौजूद थी। सिर्फ गर्द की वजह से उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कमरे की छत गिर गई हो और वो सब तेजी से गर्द से भरे हुए कमरे में दाखिल हो गए। यहाँ भी हर तरफ गर्द ही गर्द मौजूद थी और वो अभी अंधेरे में हाथ मारकर अपने साथियों को तलाश कर रहे थे कि एक बार फिर वैसा ही खौफनाक धमाका उनके कदमों तले हुआ और उसके साथ ही उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उनके जिस्म किसी गेंद की तरह फिजा में उड़कर घूमते हुए नीचे गिर गए हो और कमरा एक बार फिर चीखों से गूंज उठा। इमरान ने अपने जहन को संभालने की बेहद कोशिश की, मगर बेसूद। उसके जहन पर भी तारीकी ने इस तरह गलबा पा लिया था जैसे अचानक स्विच ऑफ करने से रोशनी गायब हो जाती है। उसके जहन में आखिरी एहसास यही उभरा था कि ऊपर उछलने के बाद वो किसी गहरे कुएं में गिरता चला जा रहा हो और उस आखिरी एहसास के बाद उसके एहसासात भी तारीकी का शिकार हो गए। ये एक बड़ा हॉलनुमा कमरा था जिसकी दीवारों के साथ साथ अजीब व गरीब साख्त की मशीनें नस्ब थी और हर मशीन के सामने सफेद कोट पहने दो दो आदमी मौजूद थे। एक तरफ शफाफ शीशे का बना हुआ बड़ा सा कैबिन था जिसके अंदर एक मजबूत मेज पर एक बड़ी सी मशीन मौजूद थी और उस मशीन के सामने कुर्सी पर एक उद्धड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। उसका आधे से ज्यादा सर बालों से बेनियाज था, आंखों पर मोटे शीशे की ऐनक थी, जिस्म पर गहरे नीले रंग का सूट था। वैसे उसका कद दरमियाना और जिस्म दुबला पतला सा था। उसकी नजरें मेज पर रखी हुई मशीन पर जमी हुई थी। मशीन के दरमियान एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिस पर जंगल का ही एक मंजर नजर आ रहा था और वहां एक औरत और 11 अफराद का काफिला पैदल चल रहा था। सबने अपनी पुश्त पर थैले उठाए हुए थे और कांधों से मशीन गनें लटका रखी थी, जबकि हाथों में बड़ी बड़ी टॉर्चें थी। वो आपस में बात करते हुए आगे बढ़ते चले आ रहे थे, लेकिन उनकी आवाज सुनाई न दे रही थी, सिर्फ उनके लब हिलते दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर, वो साउंड जोन में दाखिल हो चुके हैं, अगर आप हुक्म दे तो साउंड ऑन कर दिया जाए। सामने बड़ी मशीन में से एक मर्दाना आवाज निकली। हाँ, ऑन कर दो, कुर्सी पर बैठे हुए आदमी ने कहा। डॉक्टर कहकर पुकारा गया था और दूसरे लम्हे मशीन से उन लोगों की आवाजें भी निकलने लगी। डॉक्टर खामोश बैठा उनके दरमियान होने वाली बातें सुनता रहा। ये तो सीक्रेट सर्विस की बजाय कोई मस्करे लग रहे हैं, डॉक्टर ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उनकी बातें वाकई इंतहाई ऊटपटांग सी थी। और थोड़ी देर बाद वो सब सियाह मौद में दाखिल हो गए। डॉक्टर खामोश बैठा उन्हें देखता रहा। फिर एक कमरा साफ किया जाने लगा और वो सब उस कमरे में लेट गए। अलबत्ता 2 आदमी, जिनमें से एक को उसके साथी इमरान कहकर पुकार रहे थे और दूसरा जिसे टाइगर कहा जा रहा था, मुख्तलिफ कमरों में इस तरह घूमते फिर रहे थे जैसे उन्हें किसी खास चीज की तलाश हो। डॉक्टर खामोश बैठा सिर्फ उनकी हरकत वो सकनार देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान था। थोड़ी देर बाद वो वापस अपने साथियों के पास पहुंच गया, जबकि टाइगर एक कमरे में घूमता रहा। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। बहरहाल चंद लम्हों बाद वो उस कमरे की तरफ बढ़ गया जिधर उसके दूसरे साथी मौजूद थे। बॉस, यहाँ से तीसरे कमरे में मुझे अल्लास गैस की हल्की सी बू आ रही है, टाइगर ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। तो डॉक्टर बेख्तियार चौंक कर कुर्सी पर सीधा हो गया। उसके चेहरे पर
यकलक तशवीश के आसार उभर आए थे। ऐसी बू सिलैन की वजह से भी पैदा हो जाती है। उस आदमी जिसका नाम इमरान था और जो आंखें बंद किए बैठा था ने उसी तरह आंखें बंद किए कि जवाब दिया और डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगने लगी। मगर बॉस, सेलाइन सिर्फ बंद जगह पर होती है, जबकि इस कमरे का तो दरवाजा ही नहीं। टाइगर ने दलाइल देने शुरू कर दिए और डॉक्टर ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। थोड़ी देर बाद वो इमरान, टाइगर और अपने दो साथी मर्दों और एक औरत के साथ उस कमरे में पहुंच गए। इमरान इस तरह सांस ले रहा था जैसे बू सूंघने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, वाकई अल्नास की ही बू है। इसका मतलब है कि यहाँ किसी दीवार के पीछे या जमीन के अंदर अल्नास ऑपरेट्स मौजूद है। इमरान ने कहा तो डॉक्टर ने जल्दी से मशीन का एक बटन दबाया। रॉजर, कमरा नंबर 4 में T3 फायर करके वहां मौजूद सब अफराद को 01 में भिजवा दो फौरन, डॉक्टर ने चीखते हुए कहा। यस बॉस, एक आवाज सुनाई दी और उसी लम्हे मशीन से धमाके की तेज आवाज सुनाई दी और उस कमरे के गिर्द जहां इमरान के साथी मौजूद थे हर तरफ गर्द ही गर्द छा गई। इमरान और उसके साथी तेजी से दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकले। रॉजर, ये लोग भी जब रूम नंबर 4 में दाखिल हों तो उन पर भी T3 फायर कर दो, डॉक्टर ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, रॉजर की आवाज सुनाई दी और डॉक्टर खामोश होकर दोबारा स्क्रीन को देखने लगा। फिर उसने इमरान और उसके साथियों को गर्द में घुसते और अपने साथियों वाले कमरे में दाखिल होते देखा। चंद लम्हों बाद एक बार फिर पहले की तरह खौफनाक धमाके की आवाज सुनाई दी और डॉक्टर के चेहरे पर बेख्तियार इत्मीनान के तासुरात नमूदार हो गए।